वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 4 फरवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज अगर देखेंगे तो हम 3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक है काफ़ी दिन से आप लोग अगर न्यूज़ और इस न्यूज़पेपर को देख रहे होंगे तो अब मैंने भी पढ़ाया है कि राजकोषीय समेकन या फिस्कल डिसिप्लिन, ठीक है, या फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है, या राजकोषीय प्रबंधन, ये मुद्दा जो है चर्चा में है। और इस बजट अंतरिम बजट में इस पे काफ़ी ध्यान दिया गया है और ध्यान इतना दिया गया है कि जो बाकी विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे थे कि चुनाव वर्ष है उसमें थोड़ा बढ़ेगा, उसके बावजूद भी सरकार ने इसको कम करने की कोशिश की है। तो इसको हम हालांकि बजट जब पढ़ाए थे तो थोड़ा बहुत चर्चा किए थे क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ थी। यहाँ पे इसे डिटेल में पढ़ाएंगे। ये जो है आज के द हिंदू में एक्सप्लेनेशन के रूप में ये रहा है, ठीक है। जहाँ तक दूसरा मुद्दा है वो अभी बजट के चर्चा के दौरान एक सरकार की वित्त मंत्री ने ये कहा था कि जो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है या जनसांख्यिकी या डेमोग्राफिक जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण जो चुनौतियां और अवसर उत्पन्न हो रहा है उसको संबोधित करने के लिए, उसका समाधान या उसके लिए विकल्प या बेहतरी के लिए रास्ता तलाशने के लिए जो है एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा। तो इसमें हम समझेंगे कि क्या मामला है, इस समिति को समझ क्या क्या मुद्दे जाएंगे, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि से या डेमोग्राफिक जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या क्या अवसर या चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है, उसके लिए क्या तैयारी करने की ज़रूरत है, और क्या वाकई में जानना जाएंगे कि क्या वाकई में भारत में जनसंख्या वृद्धि एक चुनौती है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे। जहाँ तक तीसरा न्यूज़ है, बहुत छोटा सा आज के न्यूज़पेपर में था, नीतीश उपकरण है ना, इसके आप बिहार का नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार की जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वह एक उपकरण जो है आईआईटी पटना के सहयोग से जो है बिहार का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक उपकरण लॉन्च किया है जो किसानों को बाढ़, लू, शीतलहर, इस तरह की जो है प्राकृतिक आपदाओं के बारे में उनको सूचना देगा, ठीक है। तो आइए चलिए हम देखते हैं एक एक मुद्दे को। पहला मुद्दा है राजकोषीय समेकन का प्रयास इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। इसको जरा देखेंगे चार्ट में तो ये रेड लाइन जो है ना ये बता रही कि कितना लाख करोड़ जो है सरकार बजट में खर्च कर रही है, यानी सरकार का ये खर्च है। और ये जो पीला है ये बता रहा है कि पिछले साल से कितना वृद्धि हुआ। तो देखिए 2014-15 से सरकार है तो 16.6 लाख यानी 16,60,000 करोड़ से शुरू हुआ है और आज जो 24-25 का अंतरिम बजट है उसमें 47,70,000 करोड़ का जो है बजट हो गया है। यानी देखा जाए तो करीब लगभग 3 गुना या 2.8 गुना जो है बजट में खर्च में वृद्धि दिखाई गई है, ठीक है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो 16 से 14-15 में जो वृद्धि हुई 6.7 है, 7.6 है, ऐसे चलते चलते जो है 19-20 में 16% थी, 20-21 में जो कोरोना काल था उसमें सबसे ज़्यादा दिखी गई 30.7, फिर ऐसे करते करते इस बार जो बजट में खर्च में वृद्धि हुई है वो 6.1% हुई है। यानी कहीं ना कहीं सरकार अपने खर्च में कमी कर रही है। और जो राजकोषीय घाटे का भी अनुमान हमने देखा है वो भी जो रिवाइज्ड अनुमान था उसको बजट अनुमान 5.9 यानी पिछले साल के बजट अनुमान के 5.9 से घटा के 5.8% जीडीपी का कर दिया गया है और 24-25 के लिए 5.1% है और 25-26 के लिए 4.5% किया गया है, जो कहीं ना कहीं राजकोषीय समेकन का प्रयास है। तो इसमें हम समझेंगे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, ठीक है, राजकोषीय घाटा कैसे, राजकोषीय घाटा और राष्ट्रीय ऋण का मुद्दा क्या होता है, राजकोषीय घाटा को सरकार कैसे पूरा करती है, राजकोषीय घाटा को समेकित करने का जो है महत्व क्या है और इस बजट में सरकार उसको कैसे पूरा करने, यानी जो ये कटौती कर रही है राजकोषीय समेकन का, ये किस आधार पे करने का उसका अनुमान है, ठीक है। चलिए देखते हैं मुद्दा क्या है। मुद्दा समझिए कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि केंद्र सरकार 24-25 में अपने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.1% तक कम करेगी। और अगर देखा जाए जो पिछले सरकार का, यानी जो पिछले इसी सरकार में जो पिछला बजट यानी जो अभी चल भी रहा है 2023-24 का बजट अनुमान, बजट एस्टीमेट इसको बोलते हैं बीई, ये 5.9% ऑफ जीडीपी था। अभी बताएंगे कि क्यों जीडीपी के परसेंट के रूप में इसको लिया आंका जाता है। और जो इस बजट में रिवाइज एस्टीमेट दिया है ये 5.8%
आप जीडीपी किया है, यानी कि जीडीपी का 5.8%, यानी जो बजट अनुमान में पिछले साल लगाया है उसमें भी 1% कम। और इस साल अगले साल के लिए यानी जो 2024-25 का बजट एस्टिमेट है वह है 5.1%, जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि सरकार अपने जो है राजकोषीय घाटे को धीरे धीरे कम कर रही है। और इसके अगले साल का जो अनुमान लगाई है यानी 25-26 के लिए, वो तो और भी 4.5% है। तो ये बता रहा है कि सरकार धीरे धीरे अपने बजट घाटे मतलब अपने राजकोषीय घाटे को कम कर रही है, और इस दौरान वो अपने फिस्कल यानी राजकोषीय समेकन को अपना रही है। और ये अनुमान अधिकांश विश्लेषकों को आश्चर्यचकित कर दिया, जिन्होंने उम्मीद लगाई थी कि इस बजट में यानी 5.8 या 5.9 था, तो इसमें वो धीरे धीरे कम करके सरकार अपना सकल घरेलू उत्पाद के 5.3 से 5.4% तक ही रखेगी। लेकिन सरकार ने टारगेट 5.1% रख दिया, यानी कहीं ना कहीं काफी दृढ़ता से जो है अपने राजकोषीय घाटे को कम किया है। ठीक है, अब आकर हम देखते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। देखिए, आप जैसे देखिए राजकोषीय घाटा, हम एक परिभाषिक शब्दावली बता देते हैं कि सरकार का कुल खर्च यानी कुल व्यय जब उसके आय या राजस्व से अधिक हो जाता है, ठीक है, तो कुल मिला के राजस्व से अधिक हो जाता है तब उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। यानी मोटे तौर पे सरकार अपने खर्च को कम करने के लिए जो ऋण लेती है, सरकार की जो उस बजट में जो उस वर्ष के लिए अपने खर्चे को पूरा करने के लिए जो ऋण लेती है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। और ये राजकोषीय घाटा जो है कहीं ना कहीं इस राजकोषीय घाटा और इसका किस तरीके से मतलब आपका जो है व्यय वो डिफाइन करती है कि सरकार की नीतियां क्या है या सरकार बजट के जरिए कैसे क्या करना चाहती है। अगर आप देखिएगा, अगर अनुमान देखेंगे पिछले सालों के राजकोषीय घाटा का, तो 20-21 और के 20-21 में बहुत तेजी से सरकार का बजट घाटा बढ़ा। एक तो सरकार की आय कम हुई, दूसरे अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा झटका लगा था कोरोना पैंडेमिक के कारण, लॉकडाउन के कारण। ऐसे में सरकार को जो है लोगों की मदद करने के लिए बड़े पैमाने पर जो है ऋण उठा के जो है यानी ऋण उठा के अपने बजट खर्चे को बढ़ाना पड़ा था, जिसके कारण अभी देख ही रहे थे कि उस तस्वीर में कि 30% खर्च सरकार का बढ़ गया था। तो उतना खर्च बढ़ा था जबकि आय घट गई थी। ऐसे में सरकार ने ऋण लेके जो है उस खर्चे को पूरा किया था और अपनी अर्थव्यवस्था को और लोगों को राहत महसूस की थी। ठीक है, तो ऐसे में एक प्रश्न है कि क्या राजकोषीय घाटा अच्छा होता है या बुरा होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि क्या ऋण लेना अच्छा होता है या बुरा होता है। आप इसको समझिए, अगर आप ऋण लेके कोई जरूरी काम कर रहे हैं, जरूरी मतलब जो असंभावी काम है, या कोई ऐसा चीज कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, चाहे दीर्घकालीन चाहे सब का उसमें, चाहे आप ह्यूमन कैपिटल में कर रहे हैं, चाहे जिसमें यानी अपने घर को लेकर देखा जाए, तो जैसे आपके माता पिता हैं, अगर वो कोई ऋण लेते हैं और ऋण लेकर आपको खिलौने दिलाते हैं, मतलब आपके जेब खर्च देते हैं, आपको घुमाते फिराते हैं यानी घूमने फिरने के लिए या ऐश आराम के लिए आपको देते हैं, तो वो खराब माना जाएगा। लेकिन अगर वो ऋण लेके घर ले लेते हैं, ऋण लेके गहना ले लेते हैं, ऋण लेके वो कोई और आपके एजुकेशन के लिए ऋण लेते हैं, आपके हेल्थ को लेकर के कोई प्रॉब्लम है उसको लेते हैं, तो ये माना जाएगा कि वो ऋण सही है, क्योंकि वो भविष्य में वो उस घर को फायदा देगा। जो आज घर ले रहे हैं या संपत्ति ले रहे हैं उसकी कीमत बढ़ेगी और वो कहीं ना कहीं फायदा देता है। देखिए, जो बाजार होता है ना, जो मार्केट होती है या जो इंडस्ट्री बढ़ती है, उसमें कहीं ना कहीं जो निजी क्षेत्र होता है वो ऋण इन्वेस्ट करने का बहुत बड़ा हिस्सा ऋण से आता है। और इसका सीधा सा सिद्धांत ये है कि अगर आप सोच लीजिए कि आपके पास 100 रुपये है और आपने किसी जगह निवेश किया जहां पे 15% की सपोज दैट ग्रोथ हो रही है, तो आपका 100 रुपया 15 रुपये बढ़ के 115 रुपये हो गया। अब आप अगर यही 15% ग्रोथ हो रही है, अगर आप 1000 या 500 निवेश करेंगे तो आपका पैसा 575 हो जाएगा, क्योंकि 15% ग्रोथ हो रही है। तो क्या करते हैं इंडस्ट्रीज कि उनको जहां ग्रोथ दिखाई देता है वो ऋण लेते हैं बैंकों से। अगर 8% का भी ऋण मिला, आपने 400 रुपये ऋण ले लिया बैंक से 8% पे, तो आपको उसका ब्याज चुकाना हुआ साल में 32 रुपये, और इधर आपको 15% का ग्रोथ हुआ यानी कि 60 रुपये। तो ये जो 32 में और 60 का यानी 28 रुपये का क्या हुआ, जो निवेशक है अगर वह ऋण लेकर निवेश किया तो उसे लाभ हुआ।
इसी तरह की सरकार के लिए भी कहा जाता है कि राजकोषीय घाटा अच्छा होता है अगर सरकार उसको पूंजीगत निवेश करे, जो है पूंजी में निवेश करे और पूंजी में भी उन क्षेत्रों में निवेश करे जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर वो सरकार ऋण लेके अपने डेली खर्चे के पूरा करने के लिए लेती है, यानी अपने राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए लेती है, तो कुछ परिस्थितियों में तो ठीक हो सकता है, क्योंकि सरकार के लिए ठीक हो सकता है यार कि अगर कोई पैंडेमिक आ गई, कोई युद्ध जैसी स्थितियां आ गई, तो उस समय सरकार के लिए राजकोषीय घाटा को पूरा करने, राजस्व घाटे को भी पूरा करने के लिए राजकोषीय घाटा को सही माना जाता है। लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि राजकोषीय घाटा एक ऑप्टिमम लेवल पे ठीक होता है अगर उसका निवेश पूंजीगत व्यय के लिए किया जाए। ठीक है, तो ये पूरी राजकोषीय घाटे के बारे में समझ में आ गया। और जो सरकार है, अगर देखा जाए इस साल उसके इस बजट में उसका जो कर है, तो 2024-25 में सरकार की कर प्राप्तियां जो होगी 26.02 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। और ये जो कहते हैं कुल आय जो है, कर प्राप्ति इतना होगा और कुल राजस्व या कुल आय जो है 30.8 लाख करोड़ होगा। इसमें मतलब गैर कर राजस्व भी इसको मिलेगा, विनिवेश और कुछ इस तरह की चीजों की वजह से। और कुल खर्च है 47,66,000 करोड़। तो ये जो 47,66,000 है और ये आय हो रही है कुल राजस्व 30,08,000, यानी देखा जाए तो ये करीब 17 लाख के आसपास, 16 लाख 17 लाख के आसपास करोड़, 17 लाख करोड़ आसपास क्या होगा, ये सरकार का उधार होगा। इसी को राजकोषीय घाटा मौद्रिक टर्म में कहेंगे। और यही सरकार का अनुमान है, यही 47.66 और 30.8 का अनुमान है, यह जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है सरकार को। यानी सरकार को इतना राजस्व प्राप्त करने की अनुमान है, इतना उसको खर्च करना है, और ये जो अंतर आएगा यही राजकोषीय घाटा होगा, और वह जीडीपी के 5.1% का सरकार को अनुमान है। ठीक है, अगर देखा जाए पिछले 7 के अपेक्षा जो है इसमें बहुत अंतर इतना ही लगभग उसमें भी था, लेकिन जीडीपी चूंकि बढ़ी है तो ये परसेंटेज वाइज ये कम हो जाएगा। ठीक है ना। और इसे जो है राजकोषीय घाटा को आमतौर पर किसी देश के जीडीपी के परसेंट के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब देखिए 17 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। आप देख सकते हैं कि 2014-15 में जो है हमारा बजट ही 16 लाख यानी 17 लाख करोड़ नहीं था। इस साल 17 लाख करोड़ राजकोषीय घाटा है। तो लेकिन अगर हमारी जीडीपी के आधार पे देखें तो 14-15 से और अब के जीडीपी में लगभग दूना हो गया है। तो यानी जो परसेंटेज वाइज घाटा है वह भी जो है परसेंटेज वाइज इसलिए दिखाया जाता है कि हमारी कुल आय का कितना प्रतिशत हम ऋण ले रहे हैं। इससे यह होता है कि हमारे जो अर्थव्यवस्था के बारे में बेहतर स्थिति पता चलती है। जैसे आप कह दें कि सरकार ने 17 लाख करोड़ का घाटा लिया है, तो इससे आप अनुमान नहीं कर सकते हैं कि सरकार का जो घाटा है वो सही परसेंटेज में है कि नहीं। लेकिन जब जैसे पता चल जाएगा कि जो हमारी जीडीपी है भारत की उसका 5.1% रहने का अनुमान है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ यार बेहतर तरीके से हम इस घाटे को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जीडीपी के परसेंटेज के रूप में जीडीपी जो है राजकोषीय घाटा हमेशा इसको किया जाता है, और जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनका राजकोषीय घाटा बड़ा होता है। अब अमेरिका के जीडीपी का राजकोषीय घाटा और बड़ा होगा, हमारे बजट से भी कई गुना बड़ा होगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हमारी जीडीपी होती है उसके आधार पर निर्भर करता है, यानी जो हमारी कुल साल की आय होती है एक देश की उस पर निर्भर करता है कि सरकार का कितना कर आएगा, सरकार का कितना बजट होगा, सरकार कितना ऋण लेगी। लेने को तो कुछ भी, लेकिन वो एक होता है ना कि ज्यादा ले लोगे तो फिर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ऋण उतना ही लेना चाहिए जितना आप बेहतर तरीके से चुका सको, वही होता है राजकोषीय समाकन। देखिए राजकोषीय घाटा बनाम राष्ट्रीय ऋण की अवधारणा। राष्ट्रीय ऋण या नेशनल डेब्ट जो होता है वह एक सरकार द्वारा कुल कितना देनदारी है किसी पर्टिकुलर समय में उसको कहा जाता है, और यह जो है अभी अनुमानतः जो है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जो लगभग 80% से 81% के आसपास राष्ट्रीय ऋण है। राष्ट्रीय ऋण जीडीपी के। और घाटा का अनुमान क्या किया गया रहा है, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। यह है जीडीपी के 5.1%, यानी कि ये दोनों एक नहीं है।
हालांकि ये इसमें वृद्धि करता है और लगातार जो हमारा राष्ट्रीय ऋण होता है वो कई सालों में जो सरकार द्वारा जो ऋण लिया गया होता है उसी ऋण का जो है योग होता है। और ये चीजें कहीं ना कहीं ये भी सरकार की सेहत को बताती है कि उसका सेहत कितना है। जैसे अभी बताया गया था कि एक IMF की रिपोर्ट आई थी कि अगर बहुत खराब स्थिति रही तो भारत का राजकोषीय घाटा उसके जीडीपी के उसका सार्वजनिक ऋण या ऋण जो है उसके जीडीपी के 100% के बराबर हो सकती है। और अगर फेवरेबल स्थिति रही तो 2-3 सालों में ये 60% के बराबर रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों स्थिति होती है कि ऋण की स्थिति जैसी परिस्थितियां रहती है, जैसे उस जीडीपी का आकार रहता है उसके आधार पर ये होता है। अब प्रश्न है कि सरकार अपने राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण कैसे करती है। देखिए, सरकार ऋण कैसे लेगी? सरकार ऋण लेती है आम लोगों से। सरकार को जो भी ऋण लेना होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में जारी करती है। कुछ एक दर पे जारी करती है और उसे लोग जो है खरीदते हैं, आम लोग खरीदते हैं। ये सरकारें जो है बाहर भी जो है ये चीजें जारी कर देती है। तो जो लोगों द्वारा, जो आम लोग होते हैं, उनके द्वारा जो है गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा जाता है, जिससे सरकार को पैसा मिलता है। यानी कुल मिला के जो मार्केट में पैसा है उसी में से सरकार ऋण लेती है। यानी जो अगर सरकार ऋण ज्यादा लेती है तो जो मार्केट में पैसे की मात्रा कम हो जाती है, तो जो बैंक, अगर आरबीआई उसमें कुछ न करे, एक न्यूट्रल फैक्टर के रूप में काम करे, माने कुछ नहीं करे, तो जो पैसा होता है वो अगर सरकार लेके फिर खर्च ही करती है तो फिर इधर आ जाता है। लेकिन निजी क्षेत्र के पास ऋण लेने के लिए कम बचता है, इसलिए निजी क्षेत्र का जो निवेश प्रभावित होता है जब सरकार ज्यादा कर्ज लेती है। लेकिन होता क्या है कि जब सरकार ऋण लेती है तो आरबीआई डायरेक्ट सरकार के गवर्नमेंट सिक्योरिटी को नहीं खरीदती है। वो क्या करती है कि वो जो मार्केट में ऑलरेडी सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहती है उसको जो है बैंकों के थ्रू जो है वो खरीद लेती है और फिर वो पैसा जो है बैंक में डाल देती है। यानी इकोनॉमी में पैसा, फ्रेश पैसा चला जाता है और इसके कारण फिर से जो है कहीं ना कहीं जो है मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तो ऐसे में अगर राजकोषीय जो सरकार का जो सिक्योरिटी है, अगर वो आरबीआई द्वारा भी उसको सेकेंडरी मार्केट से ज्यादा खरीदा जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में रुपए की या कैश की सप्लाई बढ़ जाती है, जिसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए अमूमन जो है आरबीआई नॉर्मल स्थिति में ऐसा नहीं करती है और सरकारें भी कोशिश करती हैं कि उसका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो लोग ही खरीदे ताकि उसका मुद्रास्फीति पर बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर उसको अगर ज्यादा करे तो उसको भी आरबीआई को फिर मार्केट में भी लिक्विडिटी को ध्यान में देने की जरूरत पड़ती है, तो वो दूसरा परिस्थितियां हो जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो है इसके जरिए देखिए, जब सरकार कोई बांड बाजार में उधार लेती है तो वह न केवल निजी ऋणदाताओं से भी लेती बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय बैंक से भी उधार ले लेती है। इसका मतलब यह है कि ये जो ऋण है सरकार लेती है ये निजी क्षेत्रों से ही मेन डायरेक्टली लोगों से लेती है, आम लोगों से लेती है, लेकिन कई बार इनडायरेक्टली बाजार के ऑप्शन के द्वारा जो है केंद्रीय बैंक से भी ये एक इनडायरेक्ट तरीके से, यानी इस तरह से कान पकड़ने के तरीके से केंद्रीय बैंक से भी ऋण लेती है। तो जब वो ऋण लेती है तो केंद्रीय बैंक जो है मुद्रा निकालता है अपना, तो जो बैंक के पास पैसा रहता है वो अगर उसमें आती है तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को या मुद्रास्फीति को बढ़ाने की इसमें क्षमता होती है। अब ये प्रश्न आता है कि राजकोषीय घाटा समेकन क्यों मायने रखता है। देखिए, ऋण जरूरी है। अगर ऋण जो है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए, ये जो डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स हैं उनको मानना है कि ठीक है, एक ऑप्टिमम लेवल तक जो है राजकोषीय घाटा ठीक है। जैसे हमने जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट पास किया था 2003 में, उसमें भी 3% का जीडीपी का फिस्कल एक अच्छा ऑप्टिमम लेवल माना जाता है। हालांकि इसको प्राप्त करना अभी संभव नहीं हो पाया है। 18-19 में सरकार उसके बहुत करीब पहुंची थी, 3.4% ऑफ जीडीपी पहुंची थी, लेकिन फिर जो है कोरोना आ गया और फिर सारी चीजें दिक्कत करने लगी। तो इसका समेकन क्यों जरूरी होता है, उसके पीछे कई कारण होती हैं। पहला, अगर आपका जीडीपी के परसेंटेज के रूप में फिस्कल रेट जो है डेप्ट कम है तो ये पता चलता है कि सरकार की स्थिति ठीक ठाक है। ऐसे में जो ऋण लेने वाले जो लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, या जो सरकारें बाहर जो है विदेशों से भी अपना जारी करती है, उनको ये लगता है कि उनका पैसा सुरक्षित उन्हें मिल जाएगा। ठीक है,
वैसे भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लोगों को लगता है कि उनका पैसा मिल ही जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं होगा। अगर बहुत खराब स्थिति होगी तो गवर्नमेंट आरबीआई से नोट छपवा के लोगों को पैसा दे सकती है, लेकिन उसका वो सरकारों के साख को नुकसान करता है और मुद्रास्फीति इतना ले जाती है कि कहीं ना कहीं वो, जैसे अर्जेंटीना या बहुत सारे देशों में हुआ कि रुपए उनके मुद्रा की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो अमूमन इसीलिए एक राजकोषीय घाटा को ऑप्टिमम लेवल के लाने की कोशिश सरकारों को किया जाना चाहता है। वो बेहतर व्यवस्था के लिए बताया जाता है कि एक ऑप्टिमम लेवल पे ले आना चाहिए। इसी को लेकर सरकार इसको कम करने की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। और दूसरा है कि इसमें अगर बहुत ज्यादा रहता है, अगर बहुत ज्यादा मान लिया राजकोषीय घाटा है, तो उससे क्या होगा कि सरकार को, जैसे उसको लगने लगता है कि यार सरकार के पास जो है अभी दिक्कत है, तो लोग क्या करते हैं, उसको खरीदने में अनिच्छुक होने लगते हैं। तो सरकार को ब्याज दर बढ़ाना पड़ता है, जिससे सरकार की ऋण लेने की लागत बढ़ जाती है और मार्केट में भी जो है ऋण की कीमत बढ़ने लगती है। इसलिए बेहतर यह होता है कि सरकार राजकोषीय समाकन को बनाए रखे, और साथ ही यह राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा राजकोषीय अनुशासन के बारे में भी सूचना देता है। और इसमें यह भी होता है ध्यान देने की, कम राजकोषीय घाटा सरकार को विदेशों में अपने बांड अधिक आसानी से बेचने और सस्ता ऋण प्राप्त करने में मदद करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अमूमन ऋण का रेट जो है 7%, 6%, 8%, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के आसपास 1-2% कम ज़्यादा रहता है। लेकिन बैंकों, विदेशों में सरकार को बहुत सस्ते दर पे 1%, 2% पे लंबे समय के लिए ऋण मिल सकता है। तो जब अगर राजकोषीय घाटा बेहतर रहती है, उसके लेकर दो चीज़ें देखी जाती है, ट्विन डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये दोनों चीजें अगर ठीक ठाक रहती है तो ये अंदाजा जाता है कि राजकोषीय स्थिति सरकार की या देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक है, तो उस पे जो उनको बाहर से भी आसानी से ऋण मिल जाता है, ठीक है। अब यह है कि सरकार राजकोषीय की भरपाई करने की केंद्र सरकार कैसे योजना बना रही है, यानी 5.1% तो ये कर दिया है अनुमान, या 5.8 से 5.1%, इसको कैसे पूरा करने की योजना है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार, एक तो राजकोषीय, अगर देखा जाए राजकोषीय घाटा कम हो रहा है, तो मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है और नहीं भी तो जान लीजिए, नए बच्चे हैं, कि सरकार इसमें अपने पूंजीगत व्यय में खर्च कम नहीं कर रहा है। जैसे अपने टोटल खर्च में वो 6.1% की वृद्धि किया है, लेकिन उसका जो पूंजीगत खर्च पिछली बार जो है 10 लाख करोड़ का था, रिवाइज एस्टिमेट में 9,50,000 करोड़ का था, उसको बढ़ा के 17% बढ़ा के 11,11,111 करोड़ रुपए कर दिया है। यानी कहीं ना कहीं लगभग जो है, जो अपना पूरे बजट का खर्च किया उसका लगभग 2.5 गुना से 3 गुना जो है। लेकिन उसने जो अपना राजस्व घाटा कम कर दिया है ड्रास्टिकली, जो 2.8% था उसको घटा के 2% पे कर दिया है, यानी 2.1 या 2.1% पे कर दिया है। यानी जो राजस्व खर्चे है सरकार उसको कम करने की कोशिश कर रही है, और साथ ही सरकार को उम्मीद है कि उसका कर राजस्व बेहतर होगा। यानी जैसे सरकार को उम्मीद है कि 2024 में उसका कर संग्रह में 11.5% की वृद्धि होगी। साथ ही जो सब्सिडी होती है, जिसमें खाद्य सब्सिडी और उर्वरक सब्सिडी, इन दोनों की सरकार कम करने की सरकार की उम्मीद है। यानी वो अपने राजस्व खर्चे को कम कर रही है और उसको कर से भी अच्छा राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके कारण वह जो है अपने राजकोषीय घाटे को कम कर रही है। वह अपनी जो पूंजीगत व्यय है उसमें पिछले साल की अपेक्षा जरूर दर में कमी है। पिछले साल 30% था, इस बार 17% का जो है केवल बढ़ा है। लेकिन फिर भी जो उसका बजट का खर्च है 6%, उससे कई गुना ज्यादा वो अपने पूंजीगत व्यय को खर्च कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला जो न्यूज है, जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को लेकर सरकार द्वारा जो है एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति जो है इसके अध्ययन के लिए गठित की गई है। क्यों गठित की गई है? क्योंकि इस समय अगर आपको पता होगा पिछले साल ही जुलाई के बाद जो है भारत दुनिया की सबसे बड़ी जो है जनसंख्या भारत की हो गई है, ठीक है। और उस जनसंख्या के साथ साथ क्या है कि हमारा जो डेमोग्राफिक है वह भी यूनिफॉर्म नहीं है। यानी कि अगर आप इसको देखें कि भले हम आज दुनिया के सबसे युवा देश हैं, और जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का मानना है कि 2030 तक भारत के पास जो युवा जनसंख्या वो 1 अरब से ज़्यादा हो जाएगी, जो कि कई सारे अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम अपने जनसांख्यिकीय डेमोग्राफिक डिविडेंड को जिसको बात करते हैं, यानी युवा जनसंख्या जिसको बात करते हैं, उसकी संरचना और उसकी जो क्वालिटी है, इसको लेकर कई सारी चुनौतियां हैं। और ऐसे में
एक तो कई लोगों द्वारा मांग की जा रही थी, कई संसद सदस्यों द्वारा, कि जनसंख्या को प्रबंधित करने के लिए किया जाए, कि जनसंख्या को बहुत ज़्यादा है, कुछ वर्गों में जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो इसको लेकर थोड़ी सी इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस चीज़ को लाने की कोशिश की गई है कि जनसंख्या के वृद्धि को मैनेज किया जाए और जनसांख्यिकी की जो चुनौतियां हैं या अवसर है उनका समाकलन किया जाए। तो चलिए देखते हैं क्या मामला है, इसको समझें। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां के लिए एक उच्चाधिकारी प्राप्त समिति। देखिए, भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है और उसको बनने के लिए सरकार के 4 स्तंभ हैं। युवा है, महिला है, किसान है, गरीब है। तो युवा जो है वो पहला स्तंभ है जिस पे सरकार सबसे ज़्यादा रिलायबल है, और ये युवा यानी हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो ये हमारा युवा जितना मजबूत होगा उसको जो है कहीं ना कहीं हम उतना ही बेहतर स्थिति में जो है हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उस विकास क्रम को प्राप्त करेगी। ठीक है, तो ये है कि अगर ये समस्या है कि अगर हमें विकसित भारत बनना है तो एक तो जो तेजी से जनसंख्या यानी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, हालांकि अब ये माना जाने लगा है कि जनसंख्या वृद्धि दर भारत का अगर अनुमान देखें तो बजट अनुमान या जो अभी जनसंख्या का जो आंकड़ा था पिछले साल 2011 का, वो काफी पीछे का हो गया है, लेकिन जो अभी अनुमान है वो बता रहा है कि भारत का जो फर्टिलिटी रेट है यानी एक महिला कितने बच्चे को पैदा कर सकती है वो 2.2% आ गई है, जबकि प्रतिस्थापन दर है कि 2.1% है। यानी उस पर न जनसंख्या बढ़ेगी न घटेगी, यानी कम से कम वृद्धि के लिए 2.2% की चाहिए, तो 2% आ गई है और कई राज्यों में तो वो कम ही है। यानी कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि एज ए होल देश के लिए समस्या नहीं है, समस्या है कि वो किन वर्गों में बढ़ रही है। पढ़े लिखे वर्गों में बढ़ रही है, शिक्षित वर्गों में बढ़ रही है, या उन वर्गों में बढ़ रही है जिनके पास शिक्षा का और उसका स्तर कम है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि अगर पढ़े लिखे लोगों के पास, एक सिंपल सी बात है, अगर पढ़े लिखे लोगों के पास जनसंख्या का वृद्धि दर है तो वो उसे योग्य और उसमें बनाने में समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर जो है ऐसे जो है जगह जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है जिनमें शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य के इंडिकेटर बेहतर नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी जनसंख्या वृद्धि होगी उसके पोषण को लेके, उसके विकास को लेकर सरकार को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो यही है कि जनसंख्या की तीव्रता, ये नहीं कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही इसलिए चिंतित हो रहे, नहीं, किस कॉन्फ़िगरेशन में या किस स्ट्रक्चर में बढ़ रही है हमारी डेमोग्राफी, इसको लेकर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। तो वही है, देखिए पैनल में जो है उच्चाधिकारी प्राप्त समिति किन किन चुनौतियों पर सुझाव देगी। तो देखिए इसमें यह है कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, शहरीकरण का क्या स्थिति है, समाज के अन्य तीव्र बदलावों के साथ उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये सारी चीजें ये सिफारिश हमें करेगी। साथ ही इसमें नौकरियों का मुद्दा ये बताएगी कि नौकरियां जो आगे आ रही हैं और उसके लिए हमें अपने जननांकी लाभांश या अपने जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको कैसे तैयार करना है, कौशल विकास की क्या आवश्यकता हो सकती है, शहरीकरण की क्या समस्या होगी, तेज विकास के लिए जिन क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है उनसे जुड़े मुद्दों पर भी ये चर्चा करेगी। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि भारत की कामकाजी आबादी 2030 तक 1 अरब के अधिक हो जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जबकि दुनिया श्रिंक हो रही है, भारत की आबादी बढ़ रही है और हम लगातार 2070 तक यानी अगले 40, 50, 45 सालों तक हम मतलब एक यही पॉजिटिव ट्रेंड में युवा देश बने रहेंगे। लेकिन वही चीज़ है कि उसके कॉन्फ़िगरेशन को समझना है और ये सारी चीज़ें हैं कि नौकरियां हैं, किस क्षेत्र में नौकरी आ रही है, हमको उनके लिए उतना उस तरह से कौशल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसके कारण जो शहरीकरण होगा उस शहरीकरण के साथ हमारे पास प्लानिंग है कि नहीं है, और अन्य विकासात्मक और चुनौतियाँ जो आएंगी शहरीकरण के साथ साथ जो है वृद्धावस्था के लिए समस्या आती है, वृद्ध लोगों की समस्या आती है, ये सारी चीज़ों को हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। और जो एक जनसंख्या के आंकड़े आए थे, कॉन्फ़िगरेशन आए थे जो है, उसमें भी ये बात आ रही थी कि भारत की जो राज्य हैं वो सभी राज्यों में एक समान जनसंख्या का डेमोग्राफिक नहीं है। कई राज्य जैसे जो नॉर्थ क्षेत्र के राज्य हैं, पश्चिम के जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इनमें डेमोग्राफिक डिविडेंड्स बेहतर स्थिति है, जबकि कई और राज्य हैं जैसे हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, वहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि दर, केरला है, वहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि दर काफ़ी कम है
और वह जो है टोटल फर्टिलिटी रेट का जो ऑप्टिमम लेवल है उससे भी कम है। तो जो जनसंख्या की हमें डेमोग्राफी की बेहतरी दिखाती है, उसके अगर अंदर जाकर समझने के लिए जरूरत है हमें एक बेहतर अध्ययन की, जो ये समिति करेगी। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर वाकई चुनौती है? नहीं, चुनौती ऐसे नहीं है कि जनसंख्या बढ़ रही है उस वजह से, चुनौती यह रही कि किस कॉन्फ़िगरेशन में ये जनसंख्या बढ़ रही है, उसको लेकर हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि एक तरफ तो बढ़ रही, दूसरी तरफ देखिए तो जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 1921 में बताया कि 2 हो गई है, और ये 2.1 यानी महिला कितने बच्चे को पैदा कर सकती है, अब ये 2 पर आ गया है, जबकि ऑप्टिमम लेवल चाहिए होता है 2.1%। तो उसको देखकर, और देखिए अरुणाचल में कम है, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, इसमें पंजाब में तो 1.6% टोटल फर्टिलिटी रेट हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का मुद्दा हमारे लिए हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ राज्यों में जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि कुछ राज्यों में वो विकसित देशों की तरह की समस्याएं भी दिखाई देनी लगेगी। इसको लेकर हमें पूरा अध्ययन करने की जरूरत है। आइए, एक छोटा सा न्यूज है, बहुत छोटा सा है। नीतिश उपकरण देखिए, नित तीव्र शक्तिशाली सुरक्षा कवच। यह एक उपकरण है जो पेंडल टाइप का, जो किसानों द्वारा बिहार में, जो वहाँ का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसने लाया है बिहार के किसानों के लेकर, कि वो इसको पहने रहेंगे, जिससे उनको लू, बाढ़, अकस्मात बारिश, जो बिजली, इस तरह की चीज़ों का, जो बिजली से मौत होती है, इसको आप आधा घंटा पूर्व सूचना दे सकती है, जिससे वो अपना सुरक्षा कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं बिहार में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसके रोकथाम के लिए जो सूचना देने की ये प्रणाली है। तो आइए इसको देखते हैं। ये नाम के अतिरिक्त भी कुछ काम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये स्मार्ट नाम का है। ठीक है, यह बिहार में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसानों और आम लोगों के लिए बिजली, बाढ़, लू और शीतलहर के बारे में सचेत करने के लिए नीतिश उपकरण पेश किया है। इसके बारे में अगर देखें तो यह बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के सहयोग से बना रही है, और इसका नाम है मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नवीन तकनीकी हस्तक्षेप पहल। ठीक है, ये पूरा इसका नाम है नीतिश। और यह एक पेंडेंट के आकार का उपकरण है जो ध्वनि संदेश के माध्यम से अपने उपयोगकर्ताओं को बिजली, बाढ़, लू और शीतलहर पर सचेत करता है। और यह उपकरण बिहार के जो मौसम विभाग है उसके साथ जुड़ा हुआ है और वो सूचनाएं देता है। इसका महत्व या कैसे काम करता है, तो ये जो पेडेंट है वो बिजली गिरने, बाढ़ आने से आधा घंटा पहले ही अपने उपयोगकर्ताओं को सूचित कर देता है। और इसमें 3 तरीके से देता है। यह ध्वनि संदेश देता है, बता देगा कि यार बाढ़ आने वाली है, और यह इसका रंग हरे से लाल हो जाएगा अगर कोई खतरा होगा, ताकि अगर नहीं आवाज़ सुन रहा तो दिखाई दे दे, और नहीं भी कुछ देगा तो ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, और ये तब तक गर्म होगा जब तक कि इसको बंद न कर दिया जाए। यानी आप जान जाइए कि चेतावनी है, ध्यान रखिए। और ये इसको चार्ज करने के लिए भी ज़रूरत नहीं है, ये शरीर में अगर आप पहने रहेंगे तो शरीर के गर्मी से ही ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है। और ये वाटर प्रूफ है, यानी पानी से भी नहीं खराब होता है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर देखा जाए आंकड़े, तो बिहार में बिजली गिरने और अचानक आई बाढ़ के कारण बार बार बहुत सारी जान माल की क्षति होती है। जैसे 2020 के बाद से बिहार में बिजली गिरने से लगभग 1000 लोगों की जान जा चुकी है बिजली से, है ना। और 2020 में अकेले 459 लोग जो है बिजली गिरने से जान जा चुकी है। इतनी तो अगर आप देखें तो नक्सल के या जो है आतंकवाद से जान नहीं गई, जितनी बिहार में बिजली गिरने से गई है। तो कहीं ना कहीं यह एक बेहतर जो है विकल्प हो सकता है। ठीक है, चलिए आज इतना है, बाकी मिलते हैं कल। नमस्कार।